सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में बीकॉम सिक्स्थ सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपको 5 एंड 15 मार्क्स में मोस्टली पूछ लिए जाते हैं, वो इस वीडियो में हम करने वाले हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको रिपीट हुए हैं एंड इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले हमने बीकॉम सिक्स्थ सेमेस्टर के और भी जो सब्जेक्ट हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स इस चैनल पे किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। तो अगर आपने नहीं देखे तो आप उनको देख सकते हो। एंड ये जो इश्यूज़ इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है जिसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 होगी। बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्स पार्ट 2 भी लाया जाएगा जिसमें अगेन हम 15 मार्क्स के और भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियोज़ देखनी है, लाइक करनी है और इसको शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ जिन जिनका ये सब्जेक्ट है, सो दैट और भी वीडियोस आएँ। एंड चैनल पे नए हो या फिर वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। टेलीग्राम का लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अपडेट, कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले उसको वहाँ पे शेयर कर दिया जाता है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको इस सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको सेव कर सकते हो प्लेलिस्ट को, सो दैट कोई भी वीडियो बनेगी तो उस प्लेलिस्ट में आपको ऐड ऑन कर दी जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको 5 मार्क्स में तो बहुत ही बार आया हुआ है और 15 मार्क्स में इसके साथ आपको कुछ और भी पूछ लिया जाता है। तो अगर हम देखें कि 5 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है हमें कि आपसे पूछा जा रहा है कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है, आप इससे क्या समझते हो, एक्सप्लेन करो, तो आपको बताना है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हुए चलेंगे। देखो, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है या फिर यूँ कह लो कि ये गाइडलाइंस होती है जो क्या है अकाउंटेंट्स कंपनीज को क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए डायरेक्शन देती हैं, ठीक है, ताकि वो क्लियर, कंसिस्टेंट और रिलायबल तरीके से बन सके। ठीक है, तो क्या बोला है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, ये सेट ऑफ रूल्स है, गाइडलाइंस है जो कि हेल्प करती है अकाउंटेंट्स को, कंपनीज को, कि वो प्रिपेयर कर सके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसिस्टेंट वे में, क्लियर वे में। तो ये आपको गाइड कर रही है बेसिकली, ठीक है। सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ये कुछ गाइडलाइन होती है जो आपको ध्यान में रखते हुए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या है बनाना होता है, एंड जिससे कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं और क्लियर वे में होते हैं। अब आगे अगर हम इसके सिंपल डेफिनेशन देखें तो क्या बोल रहे हैं, तो सिंपल डेफिनेशन देखें तो बोल रहे हैं, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ आइडियाज एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इट हेल्प इन मेकिंग श्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिलायबल, कंपेरेबल एंड अंडरस्टैंड फॉर एवरीवन। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने में मदद करता है। इसका मेन पर्पस यही होता है कि आप कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सबके लिए यूज़फुल हो, अंडरस्टैंडेबल हो और कंपेरेबल हो। जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, लैंडर्स हो गए या बिजनेसेस हो गए, ठीक है, उनको क्या है अंडरस्टैंड करने में इजी हो, कंपेयर कर सके वो। तो कुछ ऐसे क्या है ये कह लो कि ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाने में हेल्प करते हैं हमें ये सेट ऑफ फ्रेमवर्क्स, ठीक है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, तो इम्पॉर्टेंस पूछी है इसकी बेसिकली कि ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो बोल रहे हैं ये बताता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना उसको प्रिपेयर कैसे करना है और प्रेजेंट कैसे करना है। जो आपके, अगर हम बात करें फाइनेंशियल, जो आपके कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स है ना, ये आपको क्या बताते हैं, ये आपको डायरेक्शन देते हैं, ये आपको तरीका बताते हैं कि कैसे आप क्या अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करोगे और प्रिपेयर करोगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं कि कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे रिपोर्ट करना है ना अपनी इन्फॉर्मेशन को, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। नेक्स्ट है, जब कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग रूल्स अवेलेबल नहीं होता है ना, तो ये फ्रेमवर्क उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यही लिखा है कि ये सॉल्व करते हैं उन अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स को जहाँ पे जिसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल या फिर स्टैंडर्ड नहीं बना होता। नेक्स्ट है, ये इंश्योर करते हैं कि जो आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो यूज़फुल हो, ठीक है, स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए। उनके लिए यूज़फुल कैसे होगी भाई, अगर उन्हें समझ आ रही है, वो कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर कर सक रहे हैं, है ना, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो इसीलिए क्या है, ये उनकी भी हेल्प करता है क्योंकि इसने क्या है ऐसे आपको स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस दे रखी है, डायरेक्शन दे रखी है कि उस अकॉर्डिंग बनाओ। नेक्स्ट है, हेल्प इन डेवलपिंग न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन अ कंसिस्टेंट वे। कह रहे नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डेवलप करने के लिए भी ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस आपको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है, मेन एलिमेंट्स ऑफ द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो अगर मेन एलिमेंट्स की बात करें इसके अंदर, सबसे पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देखो, इसका मेन गोल यही है, ठीक है, कि यूजफुल इन्फॉर्मेशन देना है हमें ताकि जो यूजर्स है जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, लैंडर्स हो गए, वो अपना अच्छा डिसीजन मेकिंग क्या है कर सकें, ठीक है। तो पहला तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। फिर आता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन।
एक अच्छी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि यहाँ पे दी है। जैसे पहला हो गया रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब डिसीजन मेकिंग में वो हेल्पफुल हो सामने वाले के, ठीक है। फिर आता है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, सच्चाई हो उसमें, ठीक है, कंप्लीट हो वो इन्फॉर्मेशन एंड बायस्ड ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है कंपेरेबल, मतलब कि दो अलग अलग कंपनीज की स्टेटमेंट्स को आप कंपेयर भी कर सकें। फिर है आपका टाइमली, मतलब कि टाइम पर मिल जाए इन्फॉर्मेशन, एंड अंडरस्टैंडेबल, मतलब कि आसानी से क्या है सामने वाला उसे समझ सके। फिर है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या क्या आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? तो एसेट्स आते हैं, लाइबिलिटीज आते हैं, इक्विटी आते हैं, रिवेन्यू आता है और एक्सपेंसेस आते हैं। तो यहाँ पे इनको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। लाइक एसेट्स क्या होते हैं, जो बिजनेस के जो बिजनेस ओन करते हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं, जो बिजनेस पर उधार है बेसिकली। इक्विटी क्या होता है, ओनर का हिस्सा कितना है। रिवेन्यू क्या होता है, जो पैसा उन्होंने कमाया है बिजनेस ने। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो उनके खर्चे हैं, ठीक है। फिर आता है रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट, कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे उन्हें मेजर किया जाता है। तो इसमें ये डिसाइड होता है कि फाइनेंशियल आइटम्स कब स्टेटमेंट में दिखाएं। तो सबसे पहले तो यही चीज़ है कि फाइनेंशियल जो आइटम्स हैं उनको कब स्टेटमेंट में दिखाना है, उनकी वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करनी है, जैसे कॉस्ट पे करनी है या फेयर वैल्यू पे करनी है, ठीक है। उसके बाद है आपका, तो यहाँ ये लिखा है कि व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे इंक्लूड करनी है आइटम्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एंड मेजर कैसे करेंगे, मतलब उनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस्ट पे निकालेंगे या फेयर वैल्यू पे निकालेंगे, क्या करेंगे। तो क्या है वहाँ पे हमें इससे पता लगता है। तो अगर हम यहाँ पे देख एक एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक अगर एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी एक मशीन खरीदती है, तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हेल्प करता है ये डिसाइड करने में क्या उस मशीन को एसेट के रूप में दिखाना चाहिए, पहला। नेक्स्ट है हाउ टू कैलकुलेट इट्स वैल्यू, कैसे उसकी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करें। नेक्स्ट, उस मशीन को कब और कैसे डेप्रिशिएट करना है आपको। नेक्स्ट, उसे बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करना है। तो यहाँ ये सब में आपको गाइड करेगा कौन, जो जिससे हम पढ़ रहे हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ठीक है। तो भाई कंक्लूजन देख लें तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एक फाउंडेशन है, ब्लूप्रिंट है अकाउंटिंग का, ठीक है। ये हेल्प करता है इंश्योर करने में कि जितनी भी कंपनीज हैं वो फॉलो करें सिमिलर रूल्स को, ठीक है, सो दैट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या है ट्रस्ट वर्दी हों, लोग उस पर ट्रस्ट कर सके, ठीक है, एंड वो कंपेयर भी कर सके एंड डिसीजन मेकिंग में उनकी हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग। बेसिकली जो सेगमेंट रिपोर्टिंग है ना, इसका हमने पूरा चैप्टर इस चैनल पे किया है, तो आप सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स एंड चैप्टर्स मिल जाएंगे इस टॉपिक के ऊपर, तो आप वहाँ से भी डिटेल में कर सकते हो। यहाँ पे ये क्वेश्चन ही आया हुआ है आपको कि रोल बता दो सेगमेंट रिपोर्टिंग का क्या होता है, एंड मल्टीपल टाइम आया 5 मार्क्स में, तो ये रिपीट वाला क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो आप अच्छे से करके जाओ, इस चैप्टर को अच्छे से करके जाओ, क्योंकि कभी भी इसमें ना 5 मार्क्स का भी आ जाता है, एट द सेम टाइम 15 का भी आ जाता है, तो ओवरऑल ये 20 मार्क्स का भी बन जाता है, ठीक है, सेम पेपर में। तो मेक श्योर करो कि सेगमेंट रिपोर्टिंग वाला टॉपिक तो आप अच्छे से कर ही जाओ। तो देखो मीनिंग देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम क्या देखेंगे, जो आप हमसे पूछा है, क्या पूछा था, रोल पूछा था, तो रोल हम इसको देखो, segment reporting is a method used by companies to divide their financial informations into different parts or segments. This segment can be based on product, services, geographical areas or departments. क्या बोला इन्होंने, सेगमेंट रिपोर्टिंग एक ऐसा अकाउंटिंग का मेथड है जिसमें कंपनी अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करती है और उस अकॉर्डिंगली आपको वो प्रोवाइड करती है अपनी इन्फॉर्मेशन। जैसे हर एक प्रोडक्ट लाइन की इन्फॉर्मेशन अलग अलग आपको प्रोवाइड करी जा रही है, हर एक सर्विसेज की अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, या डिपार्टमेंट वाइज आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, या फिर अगर एक जो ये कह लो कि कंपनी है उसके क्या अलग अलग कंट्रीज़ में बिजनेस है, तो उस अकॉर्डिंगली वो अलग अलग क्या है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। दैट मीन्स वो एज अ होल आपको इन्फॉर्मेशन ना देते हुए हर एक डिपार्टमेंट की, हर एक पार्ट की या फिर हर एक सेगमेंट की इंफॉर्मेशन आपको दे रही है, सो दैट आपको भी क्या है डिटेल में पता लगे कौन सा पार्ट बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, कहाँ किस पार्ट में आपको पैसा लगाने से फायदा होने वाला है, ठीक है। तो आप इन डेप्थ और अच्छे से क्या है कंपनी के बारे में जान सकते हो, ठीक है। इसे ये कह लो, इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं, जो उनके यूजर्स होते हैं, लाइक इन्वेस्टर्स हो गए, एनालिसिस्ट हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, वो ये समझते हैं, ठीक है, उन्हें हेल्प मिलती है बेसिकली समझने में कि बिजनेस का कौन सा पार्ट है जो वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड कौन सा पार्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। एट द सेम टाइम बिजनेस को भी पता लगता है कि कहाँ कहाँ पे उनका एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है, कहाँ कहाँ पे उन्हें और मेहनत लगानी है, एंड कहाँ कहाँ पे वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सो दैट वो उसको मेंटेन करे या फिर उसमें भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्या है बढ़ावा दे उसको, ठीक है। तो यहाँ मैंने बता दिया इन्वेस्टर्स, एनालिसिस्ट, क्रेडिटर्स, इनके लिए क्या है ये हेल्पफुल होती है कि कौन सा पार्ट क्या है बिजनेस का अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उनको कहाँ पे क्या है इन्वेस्ट करके रिटर्न मिलेगा। अब आ जाते हैं हम रोल या फिर इंपॉर्टेंस में सेगमेंट रिपोर्टिंग की, कि क्या रोल है सेगमेंट रिपोर्टिंग का, क्या इंपॉर्टेंस है सेगमेंट रिपोर्टिंग की। सबसे पहला पॉइंट है इम्प्रूव्स ट्रांसपेरेंसी। इसमें अगर हम देखें तो क्या बोल रहे हैं, जो ना सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस, मतलब जो सेगमेंट रिपोर्टिंग है ये क्या करता है, सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग आपको दिखाता है, ठीक है। अब अगर आप सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस
देखने से आपको ये क्लियर हो जाता है कि कंपनी के किस हिस्से में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो ये एक ट्रांसपेरेंट व्यू देता है आपको कंपनी के बारे में, एक्चुअल बता देता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है मतलब क्लियर पिक्चर दे देता है आपको ये। नेक्स्ट है हेल्प्स इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स, मतलब इन्वेस्टर देख सकता है कि कौन सा सेगमेंट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा ग्रो कर रहा है और कौन सा वीक है। इससे उन्हें बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में क्या होती है, हेल्प होती है। वो उस अकॉर्डिंगली क्या है आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है बेटर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। मैनेजमेंट हर सेगमेंट के परफॉर्मेंस को अलग अलग देखती है, उस अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेती है, जैसे यहाँ पे इंप्रूव करना है या यहाँ पे ये स्टेप लेना चाहिए, यहाँ पे ये स्टेप लेना चाहिए, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है यूजफुल फॉर रिस्क असेसमेंट ऑल्सो। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सेगमेंट रिपोर्टिंग हमारी हेल्प कर किस चीज़ में, अगर किसी सेगमेंट पर मार्केट या इकोनॉमिक कंडीशन का ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है तो वो सेगमेंट रिपोर्टिंग से हमें आसानी से आइडेंटिफाई हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पॉइंट हेल्प्स इन रिसोर्स एलोकेशन। अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, सेगमेंट वाइज डाटा देखोगे तो मैनेजमेंट प्रॉफिटेबल या फास्ट ग्रोइंग एरियाज में क्या है और ज़्यादा रिसोर्सेज को इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो सेगमेंट रिपोर्टिंग कर रही है तो वो हर एक की डिटेल में स्टडी कर रही है, तो उसे पता लग रहा है ये वाला ना बहुत ग्रो कर रहा है उनका सेगमेंट, तो उसमें वो ज़्यादा रिसोर्सेज फिर क्या कर देगी, एलोकेट कर देगी। नेक्स्ट है कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब देखो इसमें क्या बोला है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जैसे IFRS 8 है जो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के बारे में बताता है, वो कहता है कि बड़ी कंपनीज को सेगमेंट वाइज इन्फॉर्मेशन दिखानी चाहिए, ठीक है। इससे कंपनीज की रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड और मतलब जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है और कंपेरेबल क्या है बन जाती है, ठीक है। तो ये आपको वहाँ कंप्लाई भी करना है उस अकॉर्डिंगली। फिर एक कंक्लूजन देख लें तो जो रोल है ना सेगमेंट रिपोर्टिंग का, वो यही है कि आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को डिटेल, यूजफुल और अंडरस्टैंडेबल बनाना है, ठीक है। ये आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देती है, आपके लिए यूजफुल होती है और आप इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हो कौन सा पार्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंपनी का और कौन सा पार्ट अच्छा नहीं कर रहा परफॉर्म कंपनी का। ये आपको हेल्प कर रहा था डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। इंटरनल मैनेजमेंट को भी ये हेल्प कर रहा है, एट द सेम टाइम एक्सटर्नल यूजर्स को भी ये क्या है हेल्प कर रहा है, लाइक इन्वेस्टर्स हो गए, रेगुलेटर्स हो गए, एनालिसिस्ट हो गए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डिस्कस द फंक्शंस एंड विजन्स ऑफ IASB, ठीक है। तो अब आपको IASB के फंक्शंस भी बताने हैं, एट द सेम टाइम विजन्स भी बताने हैं। 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है और 15 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं IASB क्या होता है और उसके फंक्शंस एंड विजन्स भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले हम IASB के फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो क्या है इसकी फुल फॉर्म, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जो अभी हम IFRS पढ़ते हैं, तो उनको क्या है बनाती है और पब्लिश भी करती है। तो IASB क्या करती है, सबसे पहले तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स दैट मीन IFRS को बनाती है, एट द सेम टाइम उन्हें पब्लिश भी करती है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा जी, ये इस्टेब्लिश कब हुई थी, तो IASB की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 2001 में हुई थी एंड इसका जो हेड ऑफिस है वो लंदन UK में है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके विजन और फिर हम इसके देखेंगे फंक्शन, ओके। तो विजन क्या है IASB के, तो वो यहाँ पे हम 1 to 1 देखते हैं। to bring transparency, accountability, and efficiencies to financial market around the world by developing high quality, understandable, enforceable and globally accepted financial reporting standards। तो अगर हम ये बोलें कि IASB चाहती है कि पूरी दुनिया की जो कंपनीज हैं वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी, वो इस तरीके से बनाएं कि उसमें क्लैरिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, वो रिलायबल भी हो, एट द सेम टाइम वो एक्यूरेट भी होनी चाहिए एंड सब कंट्रीज के लिए एक जैसी क्या है यूनिफॉर्मिटी भी लानी है उनको, कि हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो हर एक कंट्री की, उनमें क्या है यूनिफॉर्मिटी हो, ठीक है। सभी कंट्रीज की जो कंपनीज है वो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रही है तो उसमें क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मेक श्योर करना कि जो कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड है वो प्रिपेयर करें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस तरीके से कि क्लैरिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, रिलायबिलिटी हो, एक्यूरेसी हो, एट द सेम टाइम कंसिस्टेंसी भी हो या कंसिस्टेंट भी हूँ, ठीक है। तो ये क्या है विजन। अब हम देखते हैं क्या फंक्शन है IASB के, ठीक है। तो IASB के फंक्शंस में सबसे पहला है ये डेवलप करता है और फिर इशू भी करता है IFRSO, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि IASB नए IFRS भी बनाता है और पुराने स्टैंडर्ड्स को टाइम टू टाइम अपडेट भी करता है। नेक्स्ट है आपका इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। IASB का यही गोल है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बेटर बनाना टाइम टू टाइम, ठीक है, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल रहे लोगों के लिए एंड मीनिंगफुल भी हो उनके लिए, इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स एंड पब्लिक के लिए। थर्ड पॉइंट है प्रमोट इंटरनेशनल कन्वर्जेंस। इसमें क्या बोल रहे हैं, IASB चाहता है कि जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो एक कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज़ करें, जिससे क्या है सामने वाले इन्वेस्टर्स को कंपैरिजन करने में क्या हो, हेल्प हो। फोर्थ पॉइंट है आपका प्रोवाइड गाइडेंस एंड क्लैरिफिकेशन।
ठीक है। तो इसमें क्या बोल, जब मान लो कि कंपनीज या अकाउंटेंट्स को IFRS का सही यूज़ करने में कोई कंफ्यूजन होती है तो IASB उन्हें गाइड भी करता है, क्लैरिफाई भी करता है, वो क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, प्रॉपर। 5th पॉइंट है आपका इंगेज विद स्टेक होल्डर्स ग्लोबली। IASB नए या फिर जो बदलते स्टैंडर्ड्स के लिए फीडबैक कलेक्ट भी करता है, जैसे गवर्नमेंट से फीडबैक लिया, ऑडिटर्स से लिया, कंपनी से लिया, इन्वेस्टर्स से लिया, पब्लिक से लिया, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेक होल्डर्स से क्या है, एंगेज रहता है, मतलब टाइम टू टाइम उनसे फीडबैक लेता रहता है। सो दैट उन्हें भी पता लगे कि हाँ भाई कैसे बदलते स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, जो हमने बनाए हैं, आपको कैसे लग रही है या फिर क्या आप सजेस्ट कर रहे हो। तो ये मतलब उनसे भी क्या है, इन्वॉल्वमेंट रहती है, फीडबैक लिया जाता है। 6th है सपोर्ट एडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन। IASB डिफरेंट कंट्रीज और कंपनीज को IFRS को अडॉप्ट करने और इम्प्लीमेंट करने में भी क्या है, हेल्प करता है। जैसे उन्हें ट्रेनिंग मटेरियल देगा, अपडेट देगा प्रॉपर टाइम टू टाइम, ठीक है। तो वो उनकी ये नहीं है कि लाइक बनाए और इशू कर दिए, नहीं, कैसे आप उनको अडॉप्ट करोगे, कैसे आप उनको इम्प्लीमेंट करोगे, उधर भी वो गाइडेंस देता है आपको, ठीक है। तो कंक्लूजन में अगर हम देखें तो IASB बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसका मेन गोल यही है कि कॉमन फाइनेंशियल लैंग्वेज को क्रिएट करना है, सो दैट जो बिजनेस है हर जगह वो प्रिपेयर करे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक सिमिलर वे में। इससे ट्रस्ट बढ़ेगा एंड कंपेरेबिलिटी बढ़ेगी फाइनेंशियल मार्केट में ग्लोबली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपको, हाउ डज रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग डिफरेंट फ्रॉम करंट वैल्यू अकाउंटिंग। तो जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग है वो कैसे अलग है करंट वैल्यू अकाउंटिंग से, ये आपको बताना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बेसिकली आपसे क्या है, दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे इस फॉर्म में डिफरेंस भी पढ़ेंगे, पर सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, बिकॉज ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा डिटेलिंग इसमें और देनी पड़ेगी। तो मीनिंग देखेंगे एंड देन उसके बाद हम इसका डिस्कस करते हुए चलेंगे डिफरेंस। हाँ जी, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग और करंट वैल्यू अकाउंटिंग दोनों एसेट वैल्यूएशन मेथड हैं जो किसी एसेट की आज की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इनका जो अप्रोच है और यूज़ है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो बोथ जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग है और जो करंट वैल्यू अकाउंटिंग टेक्निक है, ये वैल्यूएशन मेथड है, मतलब वैल्यू निकालोगे आप तब इनको यूज़ करोगे, ठीक है। किस चीज़ की वैल्यू डिटरमाइन करनी है आपने, एसेट की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, पर इनकी जो अप्रोच है और ये अलग अलग सिचुएशन में क्या यूज़ होते हैं, अलग अलग अप्रोच है इनकी। तो वही देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें एसेट की वैल्यू उस अमाउंट के बेस पर डिसाइड की जाती है जितने में आज उस एसेट का नया वर्जन खरीदा जा सके। मतलब आपके पास कोई चीज़ है, अब उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू होगी ना, वो कैसे पता लगेगा कि आज अगर मुझे सेम चीज़ लेनी पड़े तो कितना मुझे क्या है, मतलब उसी का अगर मुझे नया वर्जन लेना पड़े तो मुझे कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब उस पर्टिकुलर चीज़ को रिप्लेस करके अगर मैं दूसरी चीज़ लाऊं तो कितना मुझे कितने का पड़ेगा। ये करंट मार्केट प्राइस को, जो करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ सिमिलर न्यू एसेट को क्या है, दिखाता है कि करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है उसी एसेट का आज की डेट में। फिर ये फोकस करता है कि भाई हमें रिप्लेसमेंट या एक्विजिशन कॉस्ट को क्या है, ध्यान में ज़्यादा देना है। तो देखो क्या लिखा है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा मेथड है जहाँ पे जो एसेट है उसे वैल्यू किया जाता है उस अमाउंट पे, अगर आप उसको आज रिप्लेस करोगे और सिमिलर एसेट लेके आओगे नया। करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ सिमिलर न्यू एसेट पे ये कंसीडर करता है एंड फोकस करता है ये कॉस्ट क्या पड़ेगी रिप्लेस करने की एक एसेट को। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, मान लो एक मशीन है, 5 साल पहले क्या है वो 10,000 की थी, ठीक है। आज वही नई मशीन 15,000 की मिलती है, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होगी, आज की डेट में कितने की पड़ रही है, 15 की ना, तो 15,000 उसकी क्या है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। फिर आया आपका करंट वैल्यू अकाउंटिंग। इसका क्या मीनिंग होता है, देखो करंट वैल्यू अकाउंटिंग एक ब्रॉडर कंसेप्ट है जिसमें एसेट की वैल्यू उसकी आज की मार्केट बेस्ड या यूजेज बेस्ड वैल्यू से क्या है, डिसाइड की जाती है। इसमें हम मल्टीपल वैल्यूएशंस मेथड का यूज़ करते हैं या फिर उसमें हो सकते हैं। करंट वैल्यू अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे आपके मेथड्स होते हैं। अगर हम बात करें उसके अंदर क्या क्या आते हैं, तो सबसे पहला है फेयर वैल्यू, है ना, फिर मार्केट वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू देख सकते हो, या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज क्या है वो देख सकते हो। ये एसेट की एक्चुअल वर्थ टुडे को दिखाता है कि जो आज की डेट में क्या एक्चुअल वर्थ है उसकी, ठीक है, जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट से कम या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट से क्या है, कम या ज़्यादा दोनों हो सकती है। एक्चुअल वर्थ क्या है वो उसकी दिखाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो जो अभी ऊपर एग्जाम्पल हमने लिया था उसमें हमने देखा था कि भाई 10,000 की लेके आए थे, आज की डेट में अगर हम खरीदने जाएंगे तो 15,000 की पड़ रही है, ठीक है, तो आज की डेट की जो वैल्यू है उसकी 15,000 है। तो ऊपर वाली मशीन को अगर रीसेल
वैल्यू मार्केट में आज 12,000 है, मान लो उसी मशीन को मुझे रीसेल करना है, तो उस मार्केट में क्या है 12,000 है उसकी वैल्यू, तो उसका करंट वैल्यू होगा 12,000, चाहे रिप्लेसमेंट 15 की हो। अगर मैं नया एसेट ला रही हूँ सेम, बेशक वो 15,000 का पड़े, पर अगर उस एसेट को मैं रीसेल करती हूँ या उसकी रीसेल वैल्यू 12,000 है, ठीक है, तो उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 12,000 आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस में क्या, डेफिनेशन की बात करें या मीनिंग की बात करें तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग की मीनिंग की बात करें तो एसेट की वैल्यू को इस बेस पर सेट करना कि आज अगर नए एसेट को खरीदा जाए तो कितना लगेगा पैसा। ठीक है, और करंट वैल्यू अकाउंटिंग में क्या है, एसेट की वैल्यू को उसकी आज मार्केट वर्थ या फेयर वैल्यू के बेस पे क्या हम चेक करते हैं। फोकस की बात करें तो देखो रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग में रिप्लेसमेंट या नए एसेट की कॉस्ट पर क्या हम फोकस करते हैं। करंट वैल्यू अकाउंटिंग में अगर हम फोकस करने की बात करें तो मार्केट या उसकी यूजेज बेस्ड करंट वर्थ कितनी है उस पर हम देखते हैं। वैल्यूएशन मेथड की बात करें तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग में वैल्यूएशन मेथड में सिमिलर नए एसेट की बाइंग कॉस्ट कितनी आ रही है वो देख लेते हैं हम। एंड इसमें करंट वैल्यू अकाउंटिंग में देखें तो फेयर वैल्यू, रीसेल वैल्यू या फ्यूचर कैश इन फ्लोज हैं जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू, ये सब मेथड्स को हम इसके अंदर देख सकते हैं। डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है कि नहीं, तो देखो रिप्लेसमेंट कॉस्ट में हाँ डेप्रिसिएशन एडजस्ट किया जा सकता है। एंड करंट वैल्यू अकाउंटिंग में क्या है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मेथड पे डिपेंड करता है, इतने सारे मेथड हैं जो आप यूज़ करते हो। नेक्स्ट है यूज्ड फॉर। अब देखो रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ यूज़ करते हो, जब किसी एसेट को फ्यूचर में रिप्लेस करना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो मेथड को। करंट वैल्यू अकाउंटिंग को कब यूज़ करते हो, जब जनरल एसेट वैल्यूएशन आपको नॉर्मली चाहिए हो, जब आपको रिपोर्टिंग करनी है जैसे या मर्जर हो रहा है, ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आपको देखना है तो आप क्या है करंट वैल्यू अकाउंटिंग टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल मैंने अभी बताया, उसमें 15,000 न्यू रिप्लेसमेंट थी तो 15,000 रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गया एंड 12,000 उसकी करंट मार्केट वैल्यू थी कि आज अगर उसको बेचने जाएंगे तो कितना मिलेगा 12,000, तो 12,000 हमने ले लिया। ठीक है, तो समरी में देख ले तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ये देखता है कि कितनी कॉस्ट पड़ेगी अगर मुझे सेम एसेट लेके आना है आज की डेट में। एंड करंट वैल्यू अकाउंटिंग ये देखता है कि उसकी एक्चुअल वर्थ कितनी है आज की डेट में। अब वो मार्केट के बेस पे हो सकता है या उसकी एक्सपेक्टेड यूज़ के बेस पे हो सकता है। दोनों मेथड यूजफुल होते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, स्पेशली इन्फ्लेशन, मर्जर, फाइनेंशियल एनालिसिस के दौरान क्या है ये क्या है यूजफुल होते हैं मेथड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डू ह्यूमन रिसोर्स डिफर फ्रॉम अदर फिजिकल एसेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट है फिजिकल रिसोर्सेज से, बताओ आप। ठीक है, तो चलो देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स का मीनिंग देखते हैं, फिर फिजिकल रिसोर्सेज का मीनिंग देखते हैं एंड देन आपसे इनका डिफरेंस पूछा है तो यहाँ पे फिर हम क्या डिफरेंस देखते हुए चलेंगे। अगर आपको वीडियो समझ आ रही है, ऐसे ही क्वेश्चंस आप और भी चाहते हो तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सो दैट मुझे भी पता लगे कि हाँ आप देख रहे हो। ठीक है, और आपके ही रिस्पॉन्स के बेसिस पे इस चैनल पे वीडियोस लाई जाती हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सेमेस्टर का हो, तो आपको क्या है रिस्पॉन्स देना है, एंगेज रहना है इस चैनल के साथ। ठीक है, टेलीग्राम से भी जुड़ जाना, वहाँ पर भी आप अपने मैसेजेस को लिख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को करना। हाँ जी, तो ह्यूमन रिसोर्स का अगर मीनिंग देखें तो देखो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के लोग जिनके पास स्किल्स है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, क्रिएटिविटी है और वो मेहनत करते हैं। ठीक है, ये लोग ही प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, मैनेजमेंट का काम करते हैं। ठीक है, ये किसी भी बिजनेस के सबसे वैल्यूएबल एसेट होते हैं। तो यही लिखा है, ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब वो लोग जो कि काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिनके पास उनकी स्किल है, नॉलेज है, क्रिएटिविटी है, एक्सपीरियंस है उनका एंड उनके एफर्ट्स लग रहे हैं। ये मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं किसी भी बिजनेस के, जो कि प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और मैनेज करते हैं सब रिसोर्सेज को। अगर हम देखें फिजिकल रिसोर्सेज का मतलब, तो फिजिकल रिसोर्सेज वो टेंजेबल जिन्हें हम टच कर सकते हैं, वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम में आती हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें जिनके थ्रू क्या है हम कैरी आउट करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को, जैसे कि बिल्डिंग हो गया है ना, मशीन हो गया, टूल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, रॉ मटेरियल हो गया। ये नॉन लिविंग, मैन मेड और नेचुरल थिंग्स होती हैं जो सपोर्ट करती है हमारे प्रोडक्शन को और ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को। अब पूछा था दोनों एक दूसरे से अलग कैसे, दैट मीन्स डिफरेंस पूछा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग समझना, मीनिंग के बेसिस पे डिफरेंशिएट करो। अगर हम मीनिंग देखें तो ह्यूमन रिसोर्स वो लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं एंड फिजिकल रिसोर्सेज क्या हैं, मशीन, बिल्डिंग। ठीक है, जो कि टेंजेबल आइटम्स होती हैं। नेचर की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स में अगर नेचर की बात करें तो लिविंग होते हैं, डायनेमिक और क्रिएटिव होते हैं ये। फिजिकल रिसोर्सेज की बात करें तो ये नॉन लिविंग और स्टैटिक होते हैं। फिर अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्सेज में अगर डिसीजन मेकिंग की बात करें तो ये डिसीजन लेते हैं, सोच सकते हैं, है ना, प्रॉपर। फिजिकल रिसोर्सेज की बात करें तो ये खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं डिसीजन वगैरह। ठीक है, फिर
अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो ह्यूमन रिसोर्स की अगर डेवलपमेंट की बात करें तो ट्रेनिंग दे सकते हो आप, ठीक है, एंड ट्रेनिंग से आप स्किल्स और नॉलेज उनकी बढ़ा सकते हो। फिजिकल रिसोर्सेज में अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो यूज़ होने के साथ इनकी वैल्यू क्या है, मतलब डेप्रिशिएट होती है। डिपेंडेंसी की बात करें तो फिजिकल रिसोर्सेज जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, सब रिसोर्सेज ह्यूमन पर क्या है, कहीं ना कहीं मतलब वही जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन मतलब उनके थ्रू क्या काम कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। बट फिजिकल रिसोर्सेज बिना ह्यूमन के क्या है, कैसे काम करेंगे खुद, है ना। तो फिजिकल रिसोर्सेज से के ऊपर क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज काम करते हैं। एंड वैल्यू एप्रिसिएशन की बात करें तो देखो एक्सपीरियंस के साथ जो ह्यूमन रिसोर्स है उनकी वैल्यू बढ़ती है, पर अगर फिजिकल रिसोर्सेज आप यूज़ करोगे तो उनकी वैल्यू क्या है, यूज़ के साथ, यूजेज के साथ डेप्रिशिएट होती है। एंड कंट्रोल की बात करें तो देखो ह्यूमन रिसोर्सेज को आप फुल्ली कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है, पर फिजिकल रिसोर्सेज है उनको आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मशीन हो गया ना, अपने अकॉर्डिंग चला सकते हो। और मशीन को कैसे चलाना है वो जो बंदा उसको चला रहा है उस वो मतलब कि उसके अकॉर्डिंग है कि वो किस तरीके से उसको चलाएगा, ठीक है। समरी की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्सेज लिविंग है, इंटेलिजेंट है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ है, अप्रिसिएशन होती है, नॉलेज गेन करते हैं, ट्रेनिंग के साथ इंप्रूवमेंट होती है, ठीक है, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं एंड रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। फिजिकल रिसोर्सेज नॉन लिविंग टूल्स होते हैं जो क्या है, ह्यूमन यूज़ करते हैं सो दैट अगर उनको परफॉर्म करना है वर्क तो इनके थ्रू वो करते हैं। तो फिजिकल रिसोर्सेज की हेल्प से ह्यूमन रिसोर्स क्या है, काम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ टू रिकॉर्ड इंटेंजिबल एसेट्स एज पर लेटेस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो जो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उन्हें कैसे रिकॉर्ड किया जाता है एज पर आपको लेटेस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बताना है। तो ये क्वेश्चन भी आया था आपको, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर करना। तो देखो जो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं इनका मतलब होता है कि कोई भी ऐसे एसेट जो नॉन फिजिकल एसेट है, जैसे पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, गुडविल हो गई, सॉफ्टवेयर्स हो गए, ठीक है। ये ऐसे एसेट्स होते हैं जो दिखाई तो नहीं देते हैं लेकिन कंपनी के लिए फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है, मतलब आने वाले समय में पैसा कमाना या कॉस्ट बचाने का जरिया होता है, ठीक है। इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इंडियन, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में IND-AS 38 के अकॉर्डिंग होता है, और अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो IAS 38 के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया, तो यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया में बोला है कि एक इंटेंजिबल एसेट तभी रिकॉर्ड किया जा सकता है जब 3 क्राइटेरिया वो फुलफिल करेगा। सबसे पहला है आइडेंटिफाइबल, मतलब वो पहचाना जा सके, एसेट्स को अलग से पहचाना जा सके। पहली बात तो या तो वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट से आपको मिला हो या किसी लीगल राइट के थ्रू क्या आपको वो मिला हो, ठीक है, तो पहली चीज। दूसरा है कंट्रोल, कंपनी के पास उस एसेट को कंट्रोल उस एसेट का कंट्रोल हो और वो फ्यूचर में उसे यूज कर सके, उसका बेनिफिट क्या है उठा सके। थर्ड, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, एसेट्स से फ्यूचर में उनको इनकम जनरेट हो या कॉस्ट सेव हो। तो अगर ये 3 चीज़ें हो रही हैं तो क्या है, सबसे पहले तभी वो क्या है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए, फिर है मेजरमेंट एट रिकॉग्नाइजेशन। अब मेजरमेंट एट रिकॉग्नाइजेशन की बात करें तो पहली बार अगर रिकॉर्ड करने पर हम क्या करते हैं, इंटेंजिबल एसेट को कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया जाता है। कॉस्ट में ये चीज़ें इंक्लूड होती है, जब आप उसको लाए हो जिस कॉस्ट पे उसको उस पर आप उसको रिकॉर्ड कर दोगे। अब उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी, पहला है परचेज प्राइस। परचेज प्राइस क्या होता है एसेट, परचेज प्राइस होता है एसेट का असली जो भी एसेट है उसकी असली वैल्यू क्या है जब आप खरीद के लाए उसको, ठीक है, प्लस उस पर अगर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी दी है, प्लस अगर कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है, तो इन तीनों को अगर आप प्लस कर दोगे तो आपका परचेज प्राइस निकल के आता है। नेक्स्ट है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, जैसे लीगल फीस हो गई, रजिस्ट्रेशन चार्जेस हो गए, जो एसेट को यूज़ करने लायक बनाने में लगे हों तो वो भी आते हैं। एंड इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट, जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गया, रिसर्च फेज का कोई खर्चा है, आपने एक्सपेंस किया है ना, खर्चे होते हैं। फिर डेवलपमेंट फेज का अगर कोई खर्चा है, लाइक कैपिटलाइज्ड एसेट बनकर बैलेंस शीट में अगर आप उसको दिखा रहे हो, लेकिन सिर्फ तब जब क्या है कुछ कंडीशंस फुलफिल होती है तभी ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें। फिर अगर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, सब्सिक्वेंट मेजर का मतलब पहले फिर बाद में कैसे दिखाओगे आप। तो 2 तरीके होते हैं, कॉस्ट मॉडल होता है और रिवैल्यूएशन मॉडल होता है। कॉस्ट मॉडल में एसेट को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे रखते हैं, उसमें से एमोटाइजेशन और इम्पेयरमेंट है जो उसको माइनस कर देते हैं। एंड रिवैल्यूएशन मॉडल की बात करें, अगर इसके अकॉर्डिंग आप कर रहे हो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, तो अगर एसेट का फेयर वैल्यू किसी एक्टिव मार्केट प्राइस से मिल जाता है, ठीक है, जो रेयर होता है वैसे, पर अगर मिल जाता है तो उसके मतलब कि तो उसको रिवैल्यू फिर हम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब रिवैल्यूएशन अगर एसेट का फेयर प्राइस मार्केट में मिल रहा है तो उस बेसिस पे आप लिख दो। अब आता है एमोटाइजेशन।
तो एमोटाइजेशन मतलब एसेट की लाइफ के हिसाब से क्या है, आप उसका खर्चा दिखाते हो, ठीक है, उसका खर्च दिखाना। सबसे पहले है, अगर उस एसेट की फनाइट लाइफ है एसेट की, ठीक है, जैसे पेटेंट 10 ईयर्स के लिए हैं, इन्हें उनके यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग एमोटाइज किया जाता है। हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट क्या है एज अ खर्चा दिखा दी जाती है। अगर यूजेज का पैटर्न नहीं पता तो स्ट्रेट लाइन मेथड से क्या आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, मेथड यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है इनडेफिनेट लाइफ इंटेंजिबल एसेट, जैसे कुछ ट्रेडमार्क होते हैं, ठीक है, इन्हें एमोटाइज नहीं किया जाता है, पर हर साल इम्पेयरमेंट टेस्ट क्या है इनका किया जाता है। ओके फिर आता है इम्पेयरमेंट। तो इम्पेयरमेंट में अगर हम बात करें तो इम्पेयरमेंट में क्या बोल रहे हैं कि अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही है, गिर गई है, ठीक है, तो अगर इंटेंजिबल एसेट्स उनकी वैल्यू गिर रही है, इम्पेयरमेंट हो रहा है, अगर लगता है कि एसेट की वैल्यू कम हो गई तो मार्केट चेंज हो गया उसकी वजह से, टेक्नोलॉजी पुरानी होगी इस वजह से, तो उसका इम्पेयरमेंट टेस्ट भी हम करते हैं, ठीक है, उसको शुड बी टेस्टेड, वो होता है। उसके बाद अगर कैरिंग अमाउंट है वो ज़्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से, तो जो डिफरेंस आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस बोलते हैं। एंड मतलब बोल दिया, एंड इनकम स्टेटमेंट में फिर हम उसको लिख देते हैं, ठीक है, इम्पेयरमेंट लॉस के तौर पे। तो यही बोला है कि जो डिफरेंस है उसको इम्पेयरमेंट लॉस बोला जाता है और उसको इनकम स्टेटमेंट में हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री दे रखी है, आप इसको भी देख सकते हो। सपोज एक कंपनी है, ठीक है, उसने एक पेटेंट लिया है, 10 लाख में खरीदा है, तो इंटेंजिबल एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्या दिया उन्होंने, कैश, तो 10 लाख हो गया। अगर उस पेटेंट की यूजफुल लाइफ 10 ईयर है तो हर साल उसको एमोटाइजेशन होगा, तो हर साल उसका एमोटाइजेशन 10% के हिसाब से दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस टू एक्यूमुलेटेड एमोटाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे स्पेशल अगर हम बात करें नोट की, तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट है तो उसके अगर हम बात करें, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, तो रिसर्च फेज की कॉस्ट एक्सपेंस मानते हैं, डेवलपमेंट फेज की कॉस्ट कैपिटलाइज होती है अगर क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, कुछ कंडीशंस है अगर वो पूरी हो रही हैं, जैसे टेक्निकल फिजिबिलिटी होनी चाहिए उसकी, फ्यूचर बेनिफिट का एस्टिमेट, ठीक है, फ्यूचर बेनिफिट आप एस्टिमेट कर सकते हो, कॉस्ट रिलायबली उसकी मेजर हो सकती हो, तो यहाँ पे ये चीज़ें भी देखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन में ये बोल रहे हैं कि अगर इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है, तो कॉस्ट पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। एमोटाइजेशन तभी होता है अगर एसेट की फाइनाइट लाइफ हो। इम्पेयरमेंट टेस्ट करना ज़रूरी है इंडिफिनाइट लाइफ एसेट्स के लिए, ठीक है, या फिर जब भी वैल्यू उनकी गिर रही है उसका सिग्नल आपको मिल रहा है। हमेशा इंडिया में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है 38 के अकॉर्डिंग, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन अकाउंटिंग, अगर इंडिया की बात करें तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38, और इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 है जो आपका, वो फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, जहाँ पे हमने 5-15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स किए, डिटेल में किए। होप आपको समझ आए होंगे। अगर ऐसे ही आपको पार्ट 2 भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। अदर सब्जेक्ट्स है जो बने हैं उनको देख सकते हो, और आपको भी कोई क्वेश्चन चाहिए सब्जेक्ट से रिलेटेड तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिख सकते हो, तो वहाँ से क्या है आपको डेफिनेटली उस वीडियो पे क्वेश्चन आंसर बनाने की कोशिश की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर किसी को ये नोट्स चाहिए तो ये पेड होते हैं, तो आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, आपको वहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।